दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। अभी हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है बिपाट गया में, और इसके बाद हम लोगों की ट्रेनिंग जिला में चलेगी। कुछ दिन के बाद हम लोग जिला चले जाएंगे। तो काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने सोचा कि बनाया जाए, आप लोगों के लिए बनाया जाए, क्योंकि 68 की मेंस की एग्ज़ाम आने वाली है। और जो लोग भी इनफैक्ट मेंस देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो है 66 बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के टॉपर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका 22वां रैंक था 66वीं बीपीएससी में। सबसे पहले अवनीश भाई, आपका स्वागत है विजडम एजुकेशन परिवार की तरफ से, और हम सभी दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है विजडम एजुकेशन पे। थैंक यू रवि जी, अपने चैनल पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए सर। तो हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर जो ये कमीशन की एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम में मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। वाई इंपॉर्टेंट होता है? वाई डिड यू स्टार्ट? आपने सिविल सर्विस ही क्यों चूज किया, जबकि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन थे? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सिविल सर्विस ही क्यों आपने चूज किया। तो ऐसे तो चूज करने का बहुत सारा मोटिवेशन हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन मेरे लिए ये था कि मैंने सिविल सर्विसेज को नहीं चूज किया था, सिविल सर्विसेज ने मुझे चूज किया था। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। मैं एनआईटी पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हूँ, एमटेक किया हूँ, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। अच्छा। लेकिन किसी कारण बस मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था। बहुत अलग अलग एग्ज़ाम में मैंने ट्राई किया और उधर असफलता मिली, और तब जाकर हमने बीपीएससी ट्राई किया, और बाय लक कहें या जो भी कहें, इधर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो परिस्थितियां हमको इधर ले आई। ऐसा कोई नहीं था कि हम पहले से सिविल सर्विसेज के प्रति आना चाहते थे। हाँ, बैकग्राउंड था, घर में भी बहुत लोग इसकी तैयारी कर चुके थे, लेकिन मेरा कोई प्लानिंग वे में नहीं था। परिस्थितियाँ इधर हमको खींच कर ले आई। अवनीश सर, आपका 22वां रैंक आया था, और 22वां रैंक लाना अपने आप में मैटर करता है बीपीएससी में। चलिए हम लोग जो है मेन मुद्दे पे आते हैं। चूँकि 66वीं मेंस 68वीं मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है सर, और आई थिंक मई में ही इसकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है। और उसके साथ साथ कई सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि मेंस के आधार पर ही बेसिकली सिलेक्शन होता है। तो मेंस का जो पहला पार्ट होता है वो GS1 होता है सर। तो GS1 का 3 पार्ट है, एक हिस्ट्री हो गया, एक स्टैटिक्स हो गया, और तीसरा हो गया करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर हो गया। तो इनका कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे इसमें बेहतर मार्क्स फेच किया जा सकता है, कैसे इसमें अधिक से अधिक मार्क्स गेन किया जा सकता है, हमारे दर्शकों को सर बताइए। तो सबसे पहले तो जिन्होंने पीटी क्लियर किया है और मेंस लिखने जा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनका किसी कारणवश पीटी नहीं हो पाया है, उनको कहना चाहेंगे कि वो अपना मोटिवेशन बरकरार रखें। आगे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी में बने रहें। तो बात आती है मेंस का। तो मेंस बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके मार्क्स के बेसिस पे ही हमारा मेरिट लिस्ट का निर्धारण होता है। इंटरव्यू का भी मार्क्स 120 मार्क्स होता है, जो कि मेंस का 900 मार्क्स के तुलना में बहुत कम उसका परसेंटेज है। तो मेनली मेंस के मार्क्स पे हम लोग अपना मेरिट लिस्ट डिसाइड करते हैं, अच्छा रैंक बनता है। तो GS1 का अगर बात करें, तो जैसा कि आपने बताया, इसमें 3 पार्ट है। तो पार्ट वाइज अगर देखें तो हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करिएगा तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मायने बहुत रखता है। एक तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो तो मायने रखता ही है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है, और आंसर किस प्रकार करना है ये आपको समझना होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करें, उससे आप निकालें कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मौर्य कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर 1-2 साल बाद 1 बार 2 बार रिपीट होता है क्वेश्चन। लेकिन अगर आप उसको बारीकी से देखें तो आपका वो पोर्शन जो होता है मौर्य कला से होता है, लेकिन क्वेश्चन में का डिमांड जो होता है वो अलग हो जाता है। तो आपको डिमांड के अनुसार लिखना है, ना कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया है आप वो ना लिखें जो आपको आता है, क्वेश्चन में जो पूछा गया वो लिखें। और दूसरा पार्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स का अगर बात देखें, तो उसमें क्वेश्चन का नेचर होता है मेनली 2 देशों के बीच, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या समझौता, करंट का जो मुद्दा चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड होता है।
और कभी कभी को किसी खास योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो वो एक चैलेंज वाला स्थिति हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है कि एक मंथली मैगजीन, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगजीन फॉलो करता था, लेकिन आप उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आप अपने तरफ से एफर्ट लगाएं और उसका भी एनालिसिस करें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पूरा आप कंफर्टेबल एरिया से आप बाहर निकलें, क्योंकि कभी कभी आप पूरी तैयारी के बाद भी आपके कंफर्टेबल जोन में क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो इस पे तो आप ध्यान देंगे ही, लेकिन साथ में चूँकि इसमें बहुत एवरेज मार्किंग कभी कभी आ जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके डोमेन में क्वेश्चन नहीं आता है, तो स्टैटिक्स पार्ट जो कि मैथमेटिकल होता है उस पर आप फोकस करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि किस ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका एक बहुत जो सबसे अच्छा फ़ायदा वाला बात है कि मैथमेटिक्स होता है 72 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, 36 के 2 क्वेश्चन होते हैं, 72 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट होता है कि 72 आउट ऑफ 72 आपको मिल सकता है अगर आप कोई गलती ना करें तो। क्वेश्चन का डिमांड जिस अनुसार है उस अनुसार अगर आप पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप अगर आप टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 72 में 72 भी मार्क्स मिल जाते हैं, 65 प्लस तो मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आप मार्क्स अच्छे से, यहाँ पे गलतियाँ कम करें, आंसर तक पहुँचें, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड सॉल्यूशन दें। और अगर चार्ट पूछ रहा है तो चार्ट बनाएं, डायग्राम बनाने को है तो आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करें, तो यहाँ पे आपको 100% मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो इस तरह आप अप्रोच करके GS1 को टैकल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद अवनीश सर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो GS1 के लिए जो गाइडलाइंस बताया है इनका अनुपालन करके जो हमारे अभ्यर्थी लोग हैं यहाँ पे, या जो लोग एग्ज़ाम देंगे 68 की या 69 की एग्ज़ाम देंगे, उनको निश्चित तौर पे हेल्प करेगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स इसी आधार पे फेच किया जा सकता है। मेरे भी GS1 में अच्छे मार्क्स रहे हैं, तो यही तरीका है GS1 में मार्क्स अधिक से अधिक फेच करने का, अधिक से अधिक प्राप्त करने का। और हम लोग सर GS2 पे मूव करते हैं। GS2 पे ऐसा देखा गया है कि GS2 में नॉर्मली मार्क्स कम लोगों को मिलता है, और GS2 में बेसिकली 2 सेक्शन ऐसा है, जैसे कि इकोनॉमिक सेक्शन ले लीजिए सर और उधर साइंस ले लीजिए। ये दोनों डायनेमिक पोर्शन रहता है, इसमें डायनेमिक पार्ट इसमें कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसके अलावा पॉलिटी भी है। तो GS2 में सर अधिक से अधिक मार्क्स कैसे फेच किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, ये थोड़ा बताइए सर हमारे अभ्यर्थियों को। तो जैसा कि अगर अच्छा रैंक लाना हो, अच्छा सर्विस में जाना है, तो आप किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। GS2 पे भी फोकस करना है, क्योंकि बहुत जो स्टूडेंट होते हैं GS1 में बहुत अच्छा करते हैं और GS2 में उनका मार्क्स उतना ही कट जाता है। तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है। एक तो रीज़न है कि GS1 से मार्क्स GS2 में कम आता है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है और सबके लिए आसानी से समझने योग्य, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पार्ट नहीं होता है। GS1 में जैसे स्टैटिक्स होता है, वहाँ 100% मार्क्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स बढ़ जाते हैं, लेकिन GS2 में ये सुविधा होती नहीं है, तो मार्क्स कम आएंगे। ये तो मतलब मैथमेटिकल है ही कि कम आना ही है, लेकिन इसमें आप एवरेज से अधिक मार्क्स, जो GS2 का एवरेज मार्किंग हो रहा है, उससे आप अगर अच्छा करते हैं तो फिर आपका रैंक बना देगा। तो इसको भी आप, इसमें भी 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन पॉलिटी का होता है, दूसरा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का होता है, और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। तो इसको भी आप पार्ट वाइज पार्ट इसका तैयारी करें। जैसे पॉलिटी का सेक्शन हो गया, तो पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत पर्याप्त है, उसे आप बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें। और उसमें भी अब जो पहले का क्वेश्चन था वो थोड़ा टू द पॉइंट होता था कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ और उसकी आलोचनात्मक वर्णन करें, लेकिन अब कुछ उसमें भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को घुसाया जा रहा है, क्वेश्चन को मोल्ड किया जा रहा है। कि जैसे 66वीं में क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति एक घर के बुजुर्ग सदस्य की तरह होते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को, हालांकि क्वेश्चन वो राष्ट्रपति से ही था, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया था और विद्यार्थी के समझ को चेक करने की कोशिश किया गया था। क्वेश्चन का डिमांड वहाँ अलग हो गया था। और
तो इसका तैयारी के लिए लक्ष्मीकांत पे आप पूरी तरह रिलाई करें, बार बार रिवाइज करें और सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप देखें और एनालिसिस करें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को आप बिल्कुल भी ना भूलें। और पार्ट सेकंड में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का अगर बात करें तो उसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी योजना से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कोविड-19 के समय में कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, आत्मनिर्भर भारत योजना से क्वेश्चन पूछे गए, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस समय के समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए हमारा जो स्ट्रेटेजी था, हमने वही प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल फॉलो किया था। और उसमें बजट हो जाता है, बिहार का बजट हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे हो जाता है, भारत का बजट होता है, उसका इकोनॉमिक सर्वे होता है। इसको आप अच्छे से तैयार रखें। कुछ डाटा जो रिलेटेड डाटा हैं उससे आप याद कर लें, चार्ट वाइज याद कर लें, कुछ डायग्राम, मैप, जहाँ ज़रूरत हो तो मैप का यूज करें, डायग्राम का यूज करें। कुछ नहीं आता है तो आप सिंपल वेन डायग्राम बना के दिखाएं। उसमें भी नहीं समझ आता तो कुछ सर्कल बनाएं, कुछ गोला बनाएं, कुछ रेक्टेंगल बनाएं और इस तरह प्रेजेंटेशन को बेहतर करें। और क्वेश्चन आना है, उसमें भी समसामयिक क्वेश्चन आना है तो आप उस किसी खास बुक, स्टैटिक ना होकर डायनेमिक करंट अफेयर्स का जो मैगजीन होता है उस पर फोकस करें, बजट देखें और इकोनॉमिक सर्वे, इन सब डाटा को आप कलेक्ट करें और तब आंसर फ्रेम करने का कोशिश करें। और फिर थर्ड सेक्शन जो आता है साइंस एंड टेक का, इसमें भी अब काफ़ी चैलेंजिंग तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो वर्तमान समस्याएं हैं उससे रिलेटेड, कि कोई समस्या है जैसे जंगल में आग लग जाती है और या मतलब कृषि के क्षेत्र में साइंस टेक का क्या उपयोग हो सकता है, ड्रोन का क्या उपयोग हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब के पैटर्न थोड़ा और भी चेंज हुए हैं तो उस पैटर्न को आप समझें। एक बार आप पैटर्न जब पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन को जब समझना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करना जब आप सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए आसान होता है। और मेरा GS 2 में 142 मार्क्स था, जो कि मतलब एवरेज से अच्छा मार्क्स था। तो इस तरह के आप जब स्ट्रेटजी लेते हैं तो आप क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख लेते हैं और डिमांड के अनुसार लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जहाँ पैराग्राफ यूज करना तो पैराग्राफ यूज करिए, मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, डिमांड को कभी ना भूलें। क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप आंसर करते हैं तो मार्क्स एवरेज से आपका ऊपर जाता है और आपका रैंक बनता है। तो ये अप्रोच आप तैयार करें, होलिस्टिक अप्रोच, ये इस तरह का अप्रोच लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल सही अवनीश सर ने कहा है कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए, खास करके करेंट साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है उसमें। और साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। जैसे एक मान लीजिए वेस्ट मैनेजमेंट एक समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है। हेल्थ इशू मान लीजिए एक समस्या, उस हेल्थ इशू के समाधान में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका हो सकती है। कृषि की जो समस्या है उसमें है साइंस एंड टेक की क्या भूमिका हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जहाँ तक इन्होंने जो मूल चीज़ बताई GS 2 के लिए वो है कि प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो ग्राफ डालिए, जहाँ ज़रूरत हो पाई चार्ट डालिए, जहाँ ज़रूरत हो आपको डायग्राम डाल सकते हैं वो डालिए। जितना हो सके आप उसको पुटअप कीजिए, अपने आंसर में उसको निखारिए। इसके लिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास समय है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में इन चीज़ों को पहले डालने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इस चीज़ को आप एग्जामिनेशन में भी इम्प्लीमेंट करना सीख लीजिएगा, राइट। तो जितना गलती आपको करना है फिलहाल वो आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन किए उसमें कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में गलती अलाउ नहीं होता, तो एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दीजिए। चलिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे सर हम लोग आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम लोगों ने नहीं देखा इनफैक्ट BPSC में, UPSC में तो हम लोगों ने देखा ही है। और ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपको निबंध की, एसे की। 68 BPSC से पहली बार एसे को इंट्रोड्यूस BPSC में किया गया। और जहाँ तक मुझे लगता है या हम लोगों ने देखा है कि UPSC में सर मार्क्स अच्छा फेस करता है, ऐसे में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो BPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, 68 की तैयारी जो कर रहे हैं या 69 वगैरह में जो देंगे, तो वो एसे को किस तरह से सर टैकल करें और एसे में किस तरह से बेहतर मार्क्स लाएं, इसके लिए आप क्या इन लोगों को सजेशन देना चाहेंगे। एक जो 68 से एसे का कॉन्सेप्ट आ रहा है
तो बीपीएससी में कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो यूपीएससी में, अदर पीसीएस में बहुत पुराना है, तो कुछ नई बात है नहीं। इस एग्ज़ाम के लिए नया हो सकता है। तो ऐसे के लिए एक मैगज़ीन आप फॉलो कर सकते हैं, जो भारत सरकार की मैगज़ीन है, योजना आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र देख सकते हैं, और एक न्यूज़पेपर, आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लें, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर पढ़ लें, उसका एडिटोरियल पार्ट पढ़ें और उसका देखें कि लैंग्वेज क्या है, किस अनुसार किस तरह से एडिटोरियल को सजाया जाता है, उसमें एक जो मतलब फॉलो बना होता है लैंग्वेज के पे पकड़ जो होता है। या आप योजना मैगज़ीन देखें तो योजना मैगज़ीन किसी एक ख़ास टॉपिक पे बहुत सारे आर्टिकल रहते हैं, तो कोई एक आर्टिकल उठाकर देखें, उसमें योजना में देखेंगे तो पहला 4 लाइन एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ रहता है और किस तरह से उस पूरे टॉपिक को कवर करता है। बस जो ऐसे का जो फॉर्मेट है वो योजना मैगज़ीन से आप सीख लें, वही फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल अच्छा ऐसे आप लिखने के काबिल हो सकते हैं। और ऐसे स्टार्ट कैसे करना है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन को ब्रेक करना है, माइंड क्रैक करना है। जैसे अगर हमें अनुमान जहाँ तक लगा पा रहे हैं तो 3 घंटा में शायद 2 ऐसे मिल सकता है लिखने को, तो 1 घंटा में 1.5 घंटा एक ऐसे पे पड़ता है, तो आप पहले आधा घंटा में माइंड क्रैकिंग करें, उससे मल्टी डायमेंशन बनाने की कोशिश करें ऐसे को, जितना अधिक से अधिक उसका मल्टी डायमेंशन पकड़ आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं, माइंड क्रैक कर लें, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें। कुछ इसी तरह अप्रोच ले सकते हैं। और तैयारी किस प्रकार करना है, तो आपको योजना मैगज़ीन, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन, आप जितना मैगज़ीन कवर कर सकते हैं, लेकिन वही जो भारत सरकार का सोर्स है उस पे ही जाएं, वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, उस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और एक न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, उसका आर्टिकल देखें और देखें कि लैंग्वेज किस तरह यूज कर रहे हैं, कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, किस तरह के शब्द का चयन कर रहे हैं, तो उसी तरह के शब्द आप उसी तरह ढालने की कोशिश करें। न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसे लिखने की कोशिश करें, या कोई भी टॉपिक जो आपके मन में आता है तो उसका विस्तार करने की कोशिश करें। एक संक्षेपण होता है, दूसरा विस्तार होता है, तो ऐसे में आपको विस्तार करना है। एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर 1500 शब्द में, 1000 शब्द में, 600 शब्द में ऐसे लिखने को आ सकता है। तो क्या करना है, इसे विस्तार करना है। विस्तार किस तरह करना है, मल्टी डायमेंशन विस्तार करना है। जितना डायमेंशन होता है, जितना अप्रोच हो सकता है, सबको कवर करना है। और किस प्रकार कवर करना है, तो ये आपको एडिटोरियल का पेज बता सकता है, योजना मैगज़ीन से आप ले सकते हैं। समझें कि किस तरह वहाँ पे विस्तार होता है, तो वहाँ से समझें। और लिखना किस तरह, तो कोई भी टॉपिक पे आप पढ़ लिए, कंटेंट तैयार कर लिए, उसका प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। तो इसी प्रकार ऐसे का तैयारी करना है। हाँ बिल्कुल अवनीश सर, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। और ऐसे भी अपने आप में एक कला है, कला एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो ऐसे डेली एक लिखिए। अगर अभी आप 68 के देने वाले हैं तो डेली एक ऐसे लिखिए, और 69 वगैरह के देने वाले हैं तो वीक में एक ऐसे ज़रूर लिखा कीजिए। ऑप्शनल की प्रासंगिकता यद्यपि अब कम हो गई है, क्योंकि ऑप्शनल एक तो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, दूसरा है कि ऑप्शनल में क्वालिफाइंग किया गया है, यानी ऑप्शनल के मार्क अब काउंट नहीं होंगे। फिर भी मैं जानना चाहूँगा सर कि ऑप्शनल को किस तरह से अब देखा जाना चाहिए, या किस तरह से उसे टैकल किया जाना चाहिए। तो बीपीएससी में जो ऑप्शनल अब से होने वाला है वो शायद 100 मार्क्स के होंगे और क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो इसका मार्क्स तो आपको रैंक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कराएगा, लेकिन चूंकि क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई तो होना ही है। अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर बाकी तो जितनी भी स्ट्रेटजी है, जितनी भी तैयारी है, सब बर्बाद ही होना है। तो इसकी तैयारी किस प्रकार करें, तो हमें जहाँ तक समझ आता है, इसे जब तक 68वीं का मेंस का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, उसका क्वेश्चन किस तरह वो लोग फ्रेम कर रहे हैं, वो जब तक हम लोग देख नहीं लेते हैं तब तक कुछ सही से कहा नहीं जा सकता है। एक अनुमान हम लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप का होगा, शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, नेगेटिव नहीं है सर, और क्वालिफाइंग है तो एमसीक्यू ही हाँ एमसीक्यू तो है ही, लेकिन किस तरह का एमसीक्यू है ये भी तो डिपेंड करता है। तो किस प्रकार का एमसीक्यू वो बनाते हैं, कितना डीप में ऑप्शनल के कितने डीप में वो जाते हैं एमसीक्यू के लिए, या ऊपर ऊपर ही कवर करते हैं। क्योंकि क्वालिफाइंग है तो बेसिक नॉलेज भी चेक कर सकते हैं, या बहुत डीप में भी जा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल है, आप चूज कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें मास्टरी भी करवा दें,
एमसीक्यू है तो क्या हुआ, वो डिप में भी एमसीक्यू बना सकते हैं या ऊपर ऊपर ही बेसिक, चूँकि रैंक बन नहीं रहा है, रैंक पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हो सकता है वो बेसिक नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं या उसमें आपका मास्टरी भी करवा दें। तो वो तो जब तक 68वीं का वो पेपर हम लोग देख नहीं लेते हैं तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप जैसे प्री का हम लोग तो बहुत देख चुके हैं, प्री का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, 68वीं का भी एग्ज़ाम हो गया पीटी का। तो पीटी का जो नेचर है उसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आए हैं, तो यही सब आपके ऑप्शनल होंगे। तो देख लीजिए कि पीटी का क्वेश्चन किस ढंग के आए हैं। शायद हमें लगता है कि ऑप्शनल भी जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पीटी में जिस तरह से आए हैं, एक अनुमान हम लगाते हैं कि शायद उसी तरह के क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में आने वाले होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। तो एक सुधार मैं कहना चाहूँगा सर, एक चीज़ ये भी किया जा सकता है जो हमारे दर्शक हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है 2017 से पहले सर मेंस भी जो है ऑब्जेक्टिव लेती थी। तो उनका जो है जो ऑप्शनल है, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है यहाँ पे, तो उनका पेपर 2017 से पहले यूपी पीसीएस बिल्कुल मेंस का पेपर अगर देखेंगे तो हो सकता है उस इक्विवेलेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चूँकि पीसीएस का एग्ज़ाम है तो हम लोग तैयारी तो बहुत पीसीएस का करते रहते हैं, जब तक सिलेक्शन होता नहीं है तो तैयारी तो चलता ही रहता है। तो ना तो यूपी पीसीएससी से दुश्मनी करना है, ऐसे के लिए यूपीएससी का भी ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देख लेना है, यूपी पीएससी में चल रहा है एमसीक्यू, उसको भी देख लेना है। 2017 से तो पहले उसके पहले जो चलता था तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन कहीं से कट पेस्ट कर दिया जाता है, तो इस तरह भी होता है। तो आप वही पैटर्न देख लेना है। लेकिन जब तक 68वीं का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कहना बहुत सही नहीं होगा। लेकिन एक तैयारी का, चूँकि 68वीं में भी सिलेक्शन तो होना ही है, जितने सीट आएंगे उतना तो सिलेक्शन होना ही है। तो एक तैयारी के लिए यही है कि आप कुछ अदर पीसीएस जैसे यूपी पीएससी में जो पहले 2017 के पहले एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो उस तरह का, या 68वीं पीटी में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उस अनुसार अप्रोच लेके आप ऑप्शनल पे जितना टाइम दे सकते हैं दें और अच्छे से करें, क्योंकि अच्छे से करेंगे तो हार्ड क्वेश्चन भी आप टैकल कर सकते हैं। तो ऊपर अभी रिस्क ना लें, पहली बार ऐसा हो रहा है तो रिस्क लेना बहुत अच्छा नहीं होगा। टाइम है, अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो ऑप्शनल पे भी उतना ही फोकस रहें जितना पहले अब तक हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं अपनी सर से सहमत हूँ। और देखिए, अगर ऑप्शनल आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका अदर पेपर की जांच ही नहीं होगी, तो इसलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा। जितना हो सके ऑप्शनल का जो पेपर है, मेंस का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ है, यूपी में हुआ है या अदर पीसीएस में भी ऑब्जेक्टिव मेंस लेता है, तो उनका पेपर ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। सर, हमारे दर्शकों के लिए अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, या जो नए एस्पायरेंट है, बीपीएससी की नई तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उन लोगों के लिए सर क्या सलाह आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग कैमरे की इस तरफ आ गए हैं, एक एग्ज़ाम क्रैक किए और कैमरे की इस तरफ आ गए हैं। आप हम लोगों को झेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विपाड में बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, तो बस एक एग्ज़ाम का अंतर है, एक रिज़ल्ट का अंतर है और एक रात का अंतर है, एक पीडीएफ का अंतर है जिसमें एक नाम आता है और पता चलता है कि हम लोग कोई अधिकारी बन गए हैं, और फिर यहाँ पे आके हम आपको सलाह दे रहे हैं। बहुत कम अंतर है हम दोनों में। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, कल आप इधर आ सकते हैं, फिर आप सलाह दीजिएगा। तो दर्शकों के लिए बस इतना कहना है कि आप लोग झेल रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप अपना काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें और मोटिवेशन बनाए रखें। विपाड में आप भी आ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और इस तरह आप भी सलाह दे सकते हैं। बस अंतर वही है, एक रात का एक पीडीएफ आएगा, उसमें आपका नाम आएगा और आप इधर आ जाइएगा। तो रविशंकर पटेल हमारे साथ हैं, इनका चैनल है, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बस इतना ही कहना है। नमस्कार। सर का भी चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर का जो सिलेक्शन हुआ है मैं बताना भूल गया, ये नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, MEO म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनका चयन हुआ है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी बताया है, जो भी गाइड किया है, नए एस्पायरेंट को काफ़ी मोटिवेट करेगा, उनको एक नया रास्ता दिखाएगा, और आपने जो रास्ता बताया उस पर चल कर के वो लोग भी कामयाब होंगे और आने वाले समय में विपाड में हम इन लोगों की तरह वो लोग भी ट्रेनिंग का पार्ट होंगे।
एक बस शेर याद आ गया है, मैं कहना चाहूँगा कि बदकिस्मत हैं वो लोग जो हाथ की रेखाओं पे विश्वास करते हैं। बदकिस्मत हैं जो वो लोग जो हाथ की रेखाओं पे विश्वास करते हैं। किस्मत तो उसके भी होते हैं जिसके हाथ नहीं होते हैं। इसलिए हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए, अदर किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना, बिलीव करना तो हार्ड वर्क पे कीजिए, मेहनत कीजिए। आपने एक शेर कहा है तो हमें भी कुछ याद आ गया। वो महाभारत हम बहुत देखा करते थे, और महाभारत का एक मतलब चौपाया है कि आस कह रही है सांस से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, कोशिश करते रहिए। बिना मांगे आपको वो मिल जाएगा जिसकी आपने तमन्ना नहीं की होगी, और मांगने से तो भिक्षा भी नहीं मिलता है। कोशिश करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।